हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ एजुकेशन एनवायरनमेंट के ऊपर। एनवायरनमेंट एजुकेशन के ऊपर मैं आप लोगों के लिए मैराथन क्लासेस लेकर आई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों, एग्जाम आने वाले हैं जैसे कि है, और एग्जाम के बाद भी अगर आपको ये टॉपिक है तो ये आपका एनवायरनमेंट एजुकेशन मैक्सिमम आपकी बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैं इसके लिए दो आपकी वीडियो लेकर आऊँगी। आज के आपका पार्ट 1 है, जो कि आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। एक घंटे में मैं आप लोगों का ये क्लास पूरा कर दूंगी। और नॉर्मली मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये वीडियो मैक्सिमम बीएड सेकंड ईयर वालों के लिए बनाई है, तो बीएड वालों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये वीडियो मेरी एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा है कि ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 मैं नेक्स्ट जल्दी लेकर आऊँगी। तो उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको सिर्फ ये 2 घंटे के लेकर ही आप लोग आपका एनवायरनमेंट एजुकेशन का एक सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट पूरा कर सकते हैं। क्योंकि मैं वो टॉपिक लेकर आई हूँ जो मैक्सिमम आपके एग्जाम में देखे जा चुके हैं, और यही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक आपके एग्जाम की मैक्सिमम प्रिपरेशन करवा देगा, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है दोस्तों एग्जाम के लिए, तो अगर आपने 2 घंटा इस सब्जेक्ट के लिए दे दिया तो आप लोगों के एनवायरनमेंट एजुकेशन में 100% मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आने को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो मेरे चैनल से बने रहने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे करेगी आपके उसके लिए। दूसरी बात ये कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि मैम आप लोग इन्वायरमेंट एजुकेशन के मैक्सिमम टॉपिक डाल दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए कम समय में बहुत सारे टॉपिक एक्सप्लेन कर दूँ, जिससे कि आप लोग कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा लंबी करते हुए आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं आपके लिए टॉपिक्स लेके आई हूँ, तो मैं आपको मैक्सिमम ये नहीं बोलने वाली हूँ कि ये क्वेश्चन आता है या नहीं। बीच बीच में मैं आपको सबसे ज़्यादा जो लगेगा वो मैं बीच में बोल दूंगी। अदरवाइज मैंने आपकी ईवीएस से एनवायरनमेंट एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करी हुई है कि एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में किस तरीके से आते हैं, उसकी अलग वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो वो जाके आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। ये 2 घंटे की जो मैं क्लास लूँगी आपके 2 वीडियो में, जो कि आज की आपको पता ही चल गया होगा कि आपकी आज पहली क्लास है, जो कि 1 घंटे के आसपास हो जाएगी दोस्तों। तो ये आप लोग एंड तक देखिएगा। और दूसरी बात ये कि इसमें मैंने टॉपिक्स डाले हैं, क्वेश्चंस अपलोड नहीं किए हैं। टॉपिक्स को क्लियर करना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टॉपिक्स ही आप लोगों का अटैच होकर क्वेश्चन बन सकता है। बट दोस्तों, अगर हम लोग ये सोचेंगे कि हम हर तरीके के क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से और किसी भी तरीके अलग अलग वे में बनकर आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक क्लियर कर लेंगे तो आप लोगों को सबसे ईजी एग्जाम में ये रहेगा कि आप लोगों के आधे से ज़्यादा तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि एंड समय में मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है। आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो एंड तक पसंद भी आएगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज का पहला टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला टॉपिक है आज हमारा मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है। पर्यावरण के अर्थ के बारे में आप लोगों को बताना है, जो कि एग्जाम में आप लोग नॉर्मली मैं आपको बोल दूं तो लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको तीनों में देखने को मिल जाएगा। ऐसा है ही नहीं कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको एनवायरनमेंट एजुकेशन के पेपर में कोई क्वेश्चन देखने को ना मिले, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनवायरनमेंट विच मीन्स एनसर्कल और सराउंडिंग, ठीक है। पर्यावरण शब्द आपको एक बता दूं तो एक तरीके का फ्रेंच शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ आप लोगों को दोस्तों क्या होता है, अर्थ। क्या होता है इसका अर्थ? घेरना। घेरने का मतलब वही हो जाता है दोस्तों, चारों तरफ से जैसे ही आपको कोई घेरता है वो एक तरीके का हमारा एनवायरनमेंट हो जाता है। कभी कभी जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एनवायरनमेंट, जैसे लोग कभी कभी बातों में भी बोल देते हैं कि एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लोगों को अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर देता है। जैसे अगर मैं बोल दूं तो कि पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो आपके 2 इसमें चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। मेन एक हो जाती है बायोटिक और एक अबायोटिक एनवायरनमेंट, जो अलग अलग तरीके से आपको में ऐड हो जाएगा। अबायोटिक एक तरीके से उस तरीके का एनवायरनमेंट माना जाता है जो कि आप लोगों के शारीरिक या निर्जीव तरीके से होते जो चीज़ होती हैं,
ठीक है, उसके बारे में मैं आगे आप लोगों को वन बाय वन डिस्क्राइब करूंगी। तो चलिए अभी हम लोग मीनिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण एक तरीके का फ्रेंच वर्ड है जिसका अर्थ होता है घेरना, जो चारों तरफ, मतलब दोस्तों जैसे ही आपको पता चल जाता है कि कभी कभी हमें ये भी बोल जाता है कि बच्चा अगर उसी तरीके से जाएगा, कोई भी चीज़ सीखेगा जिस तरीके से हमारा आसपास का हमारा इन्वायरमेंट होगा, इन द सेंस कि हमारा आसपास के वातावरण से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है अलग अलग चीज़ों से। अगर हम लोग अपने इन्वायरमेंट अगर नॉर्मली आप लोग देखेंगे तो हर चीज़, हर छोटे से छोटे और हर बड़ी से बड़ी चीज़ों में आप लोगों का इन्वायरमेंट टॉपिक ईजिली बन जाता है, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। और जब भी आप लोगों का मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट आएगा तो स्टार्टिंग आप इसी तरीके से कीजिएगा कि इन्वायरमेंट शब्द आया कहाँ से और उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे लिखा है इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ all surroundings of a living organism including natural forces and other है living things which provide condition for development and growth as well as of danger and damage। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंट एक तरीके का कैसा आपका, जिसे आप लोग इंक्लूड करा जा सकता है कि आपके इन्वायरमेंट में आप लोगों के रासायनिक हो जाएंगे, जैविक कारक हो सकते हैं जो आपके आबादी। ठीक है, जैसे दोस्तों आपके आबादी पे भी बहुत ज़्यादा इनसे इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा आपका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि क्या हो सकता है कि उनके रूप और जीवन से हम लोग उनके तय कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं आपको नॉर्मल बोल दूं, इन्वायरमेंट एक तरीके का वो है, चलिए मैं आपको नॉर्मल इजी वे में बता देती हूँ कि इन्वायरमेंट एक तरीके का जो आपको पता है चारों तरफ से हमारा इंक्लूडिंग हो, चाहे वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो या हमारे नेचुरल फोर्सेस या बाकी अदर लिविंग थिंग के में इंक्लूडिंग हो। दोस्तों मैं ये बता देती हूँ इन्वायरमेंट में हमारा विकास और हमारी ग्रोथ, ये दोनों ही चीज़ें ऐसे बदल जाती हैं जिससे कि हमारा एज वेल एज ऑफ डेंजर एंड डैमेज इन दोनों चीज़ों से होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इन सब चीज़ों में इन्वायरमेंट के इन सब के अंतर्गत आप लोगों के जलवायु, मिट्टी, जल, प्रकाश, इन सब से क्या हो जाता है कि आगे जो अन्य प्राणी जब होते हैं ये के सब इसमें के सम्मिलित होते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट में सिर्फ इंसान या फिर कोई ऐसी चीज़ें इंक्लूड होती हो जो कि आपको लगता हो। इन्वायरमेंट में आपके आसपास हर छोटी से बड़ी चीज़ें इनमें इंक्लूड होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, तो आप लोग एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और अगर मैं आपको नॉर्मल बता दूँ तो भौतिक पर्यावरण में इनमें क्या होता है कि जितनी भी आपका नॉर्मल मिट्टी, वनस्पति और जीव जंतु इन सब में सम्मिलित होते हैं, जो कि आप सब इन सब की चीज़ें में किस में आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप इजी से समझ में आ गया होगा कि इन्वायरमेंट का अर्थ क्या है। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे सकते हैं। मैंने एक सिंगल वीडियो आप लोगों की मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट के ऊपर बना रखी है। अगर आप लोग सिंगल देखना चाहते हैं कि किस तरीके से लिखना है, थोड़े चेंजेस हैं, तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख सकते हैं ब्रीफली में कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आपका मीनिंग, डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो आप किस तरीके से लिखेंगे, उसकी एक मैंने सिंगल वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, तो आप लोग वो जाके चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ये आज हमारा दूसरा टॉपिक है ये, जो कि हम लोग परिभाषा समझेंगे इन्वायरमेंट की क्या होगी। द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। ठीक, अगर मैं आप लोगों को एक हिंदी में डिस्क्राइब कर दूं कि अगर आप लोगों को लिखना हो, जिन बच्चों को लग रहा है कि इंग्लिश में वीडियो आई है, हिंदी में डिस्क्राइब कैसे करेंगे, हम इसका अर्थ क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक इजी वे में कर देती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपका अगर पर्यावरण का अर्थ पूछेगा तो आप लोग किस उसमें क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण का अर्थ अगर आपको पता करना है तो वो क्या होता है, तो दोस्तों अगर आपको जैसे कि पता है कि पर्यावरण को हम लोग वातावरण या उसकी स्थिति, ठीक है, उस स्थिति के रूप में भी हम लोग उसे बता सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो सकता है, जैसे कि एक व्यक्ति हो सकता है, उसमें कोई भी पर्सन हो जाएगा, जीव को इंक्लूड कर सकते हैं, या कोई भी पेड़ पौधे रहते हैं जो कि काम करते हैं। ठीक है, वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, आपके पर्यावरण यानी आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। जब भी कोई एक व्यक्ति या फिर जीव या पेड़ पौधे रहते हैं जो कि काम करते हैं, वो हमारे पर्यावरण में आते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट एक नॉर्मल शब्द अकेला नहीं है, जाकि ये सब वर्ड आपका एक भौतिक और जैविक दुनिया से होता है, जो क्या करता है, वो इन सब जो आपस में इनके जो संबंध हैं, जो इनका रिलेशन है, उनको रिलेट कर देता है। ठीक है,
आई होप आपको समझ आया होगा कि मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट में आपको क्या लिखना है। नॉर्मली इजी वे में लैंग्वेज दोस्तों यही है, इससे इजी फॉर्म में आपको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि पर्यावरण का अर्थ क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। अंताशी ने इन्वायरमेंट के बारे में एक क्या परिभाषा दी है वो मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स के बारे में। ठीक, तो अंताशी के अनुसार ये बोला गया है कि आपका जो पर्यावरण है वो आपका हर चीज में इफेक्ट करता है, अकेला किसको छोड़कर? अकेला आपके जीन्स को। ठीक है, आपके जीन्स को छोड़कर बाकी आपका एनवायरनमेंट आपके हर चीज में अफेक्ट करता है। ठीक, और दूसरा वुडवर्थ ने बोला है एनवायरनमेंट कवर ऑल द आउटसाइड फैक्टर दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस हे बिगिन लाइफ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है वुडवर्थ के अनुसार उन्होंने पर्यावरण के बारे में ये बोला है कि वातावरण सभी ब्रह्म तत्व में आ जाते हैं, जैसे कि व्यक्ति को अपना जीवन आरंभ करने से पहले ही समय पे प्रभावित किया जाता है। दोस्तों जैसे कि ये बोल दिया गया है वुडवर्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है, वुडवर्थ ने अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये बोल दिया गया है कि वातावरण मतलब आपका इन्वायरमेंट जो है वो सभी किसमें आउटसाइड फैक्टर में आ जाते हैं, जो कि क्या करते हैं व्यक्ति जैसे ही अपना जीवन स्टार्ट करता है वो उसी समय से हमारे समय में प्रभावित हो जाता है। मतलब अगर कोई भी इंसान या कोई भी जीव जंतु आपका पैदा होने के तुरंत ही आप लोगों पर एनवायरनमेंट का इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, ऐसा वुडवर्थ ने बोला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। मैं इसको नेक्स्ट टॉपिक इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों क्योंकि ये कभी कभी सिंगल आ जाते हैं, तो आपका ये एनवायरनमेंट में ही आपके कई टॉपिक्स हो जाते हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते भी हैं और बहुत ज़्यादा पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो तीसरा आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के प्रकार बताने हैं आप लोगों को। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, 2 प्रकार के आपके पर्यावरण होते हैं। पहला फिजिकल एनवायरनमेंट जिसे आप एबायोटिक भी बोल सकते हैं, दूसरा है आपका बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जिसे आप बायोटिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके एग्जाम में अगर आप लोगों को टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट आ जाए या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में नॉर्मली आपसे पूछ लिया जाए कि फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही रेयर होता है कि आप लोगों के क्वेश्चन में बायोटिक और अबायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में पूछा जाए। डायरेक्ट नाम नहीं लिखते, उनके लिए आपकी जगह फिजिकल और बायोलॉजिकल भी नाम लिख देते हैं। तो आप लोगों को इसका नाम भी पता होना चाहिए कि अबायोटिक को फिजिकल एनवायरनमेंट बोला जाता है और बायोटिक को बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार के पर्यावरण होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 2 प्रकार के पर्यावरण होते हैं। पहला होता है फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा होता है बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए आगे समझाते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। दोस्तों ये वही टॉपिक है, अगर आप लोगों के में टाइप्स आ जाएगा तो आप टाइप्स लिखकर ये नेक्स्ट आपका टॉपिक 4th हो जाएगा। और नॉर्मली मैं आपको बता दूं, जो पीछे मैंने आपको टाइप्स ऑफ बोले हैं कि 2 तरीके के होते हैं, उसमें आप लोग ये एक्सप्लेनेशन सिंगल भी दे सकते हैं क्योंकि आपका टाइप्स पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको आप डिफरेंशिएट के साथ साथ आप उसके टाइप्स को एक्सप्लेन कर देंगे तो भी आपके हेल्प हो जाएगी और एक अलग टॉपिक आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, और डिफरेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक की जगह आप लोगों से फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा पेपर में कि कौन सा टॉपिक पूछा गया है। चलिए हम लोग इनके बीच में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। फिजिकल कंपोनेंट में बोला है इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल एनवायरनमेंट। अबायोटिक को तरीके से नॉर्मल अगर क्वेश्चन ऊपर दिया होता कि अबायोटिक और बायोटिक में डिफरेंशिएट करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि इसको फिजिकल एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा है द मीनिंग ऑफ फिजिकल इज नॉन लिविंग थिंग। फिजिकल का मतलब क्या है, आपका अर्थ क्या बताया गया है कि फिजिकल जो वर्ड इंक्लूड हुआ है बायोटिक में उसका मतलब क्या है, नॉन लिविंग थिंग होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं आजीवित चीजें। आजीवित चीजें जो आप लोगों के नॉन लिविंग थिंग में इंक्लूड होती है। ठीक है, तो वो आप इंक्लूड
कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है नॉन लिविंग थिंग में आपके हर चीज़ ऐसा होती है, जैसे बॉल्स, बलून, ये सब आपके डॉल, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मली छोटे बच्चों के हिसाब से ही नॉर्मल, ये ऐसी अजीब चीज़ें हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग होती है। ठीक, तीसरा पॉइंट इसका बनता है अबायोटिक फैक्टर इंक्लूड। अबायोटिक के फैक्टर्स बता रहे हैं, उसमें इंक्लूड करते हैं फैक्टर्स लाइक सनलाइट, वाटर रिसोर्सेज, एयर, सॉइल, रॉक्स, टाइड्स, टेम्परेचर, रेन एंड ह्यूमिडिटी। ये कुछ आपके अबायोटिक फैक्टर के पॉइंट दिए गए हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि आपके सूरज की रोशनी के ऊपर है, वाटर के रिसोर्सेज और हवा, पानी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो पॉइंट्स आपके दी गई हैं, रेन्स एंड ह्यूमिडिटी हो गया, तो ये सब आपके किस में इंक्लूड हो जाते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स में। तो ये 3 पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है दोस्तों। 2 पॉइंट में आप लोग अबायोटिक और बायोटिक के डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, जो आपको इस क्वेश्चन को और ज़्यादा लंबा करने में हेल्प करेगी। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए इतना सा लिखा है कि अगर आप लोग अपने क्वेश्चन के आंसर को कम शब्दों में अच्छे से लिख देंगे तो भी आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बायोलॉजिकल कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका पहला है इट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल एनवायरमेंट। इसको बायोलॉजिकल एनवायरमेंट भी कहते हैं और ऑर्गेनिक एनवायरमेंट भी कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को ऑर्गेनिक एनवायरमेंट से रिलेटेड वैसे एग्जाम में नहीं आता है कि आप कंफ्यूजन हो जाए, बट हाँ फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरमेंट एग्जाम में देखने को मिला है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा कि ऑर्गेनिक एनवायरमेंट को कौन सा कंपोनेंट बोला जाता है, बायोटिक कंपोनेंट। सेकेंड पॉइंट है द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल इज लिविंग बीइंग। तो आप लोगों का बायोलॉजिकल का मतलब लिविंग थिंग आ जाता है, मतलब जीवित चीजों से हो जाता है दोस्तों। बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, जो चीजें जीवित हैं। ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड, इस बायोटिक में ये फैक्टर इंक्लूड होते हैं जस्ट लाइक प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया। ये वो चीजें हैं जो कि आपकी जीवित रहती हैं अकॉर्डिंग टू अबायोटिक से अगर आप फैक्टर कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, एल्गी हो गए अदर लिविंग फॉर्म प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम, और अदर बाकी की वो चीज़ें जो कि प्रेजेंट है हमारे इकोसिस्टम में, वो सब हमारे बायोटिक फैक्टर में आ जाते हैं। आई होप आप लोगों को इनका डिफ्रेंशिएट अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी जब आपके एग्जाम में ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो आप लोग बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का डिफ्रेंशिएट अगर एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से आप लोग डिफ्रेंशिएट कीजिएगा दोस्तों कि पहले आप क्वेश्चन के मेन टॉपिक को हाईलाइट करके ऊपर लिख दीजिएगा कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, और आप हेडिंग डाल दीजिएगा। जस्ट लाइक आपका डिफ्रेंशिएट आया तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स। उसके बाद आप साइड बाय साइड इनका एक्सप्लेनेशन करिएगा। दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कंपैरिजन ऐसे ही हो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि अगर आप पहले बता रहे हैं कि इट इज़ नोन एज फिजिकल या इट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल, तो डिफ्रेंशिएट ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका पहला पॉइंट आप बता रहे हैं नोन एज और आप बायोटिक कंपोनेंट्स में उसके एग्जाम्पल लिखने लग गए पहले। ऐसा मत करना दोस्तों, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट का मतलब ही अंतर होता है। तो हम कंपैरिजन करते हैं कि ये वाली चीज़ उससे ज़्यादा है या फिर ये वाली चीज़ उससे कम है या फिर किस चीज़ से हमें क्या ज़्यादा फर्क पड़ता है, वो सब हम डिफ्रेंशिएट में अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट जब भी कीजिएगा अच्छे से कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसमें थोड़ा गैप कर करके लिखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, आपका एक टॉपिक ये भी आता है एग्जाम में कि आपको एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स भी बताने होते हैं, तो ये सिंगल भी है, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका बन जाता है ये वाला। चलिए पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच सराउंड अस। एनवायरनमेंट किससे कंसिस्ट करता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था पर्यावरण हमारी लिविंग थिंग में भी इंक्लूड हो जाती है और नॉन लिविंग थिंग से भी इंक्लूड हो जाती है, जो कि चारों तरफ हमारी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। एनवायरमेंट के कुछ जो कंपोनेंट्स हैं उनके कुछ अलग अलग कैटेगरी में शो किया गया है। चलिए वन बाय वन करके देखते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी है। पहला जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि फिजिकल कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट हमारा है फिजिकल, दूसरा है सोशल कंपोनेंट्स, तीसरा आपका कल्चरल कंपोनेंट्स है और चौथा आपका बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है। दोस्तों ये जो 4 तरीके का जो कंपोनेंट्स आपको दिया हुआ है इसमें मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं आप इसे एग्जाम में जब कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आएगा तो आप ऐसे एनवायरनमेंट
कैपिटल कंपोनेंट्स के बारे में लिखने के बाद आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपका पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा तरीका अगर मैं आपको एग्जाम के लिए बता दूं तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप लोग कंपोनेंट्स बता रहे हैं और उसको बाद आप लोग ऐसे फिगर आउट करके शो कर सकते हैं कि आपके 4 तरीके के कंपोनेंट्स इसमें आते हैं। ठीक है, तो आप ये सब अगर डायग्राम के थ्रू अपने बताएंगे तो इससे क्या होगा, आपके आंसर में बहुत अच्छा इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से इन आंसरों को और अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपने क्वेश्चन के आंसर को ठीक से डिस्क्राइब कर देंगे और नॉर्मली दिख भी जाएगा, ऑब्वियसली बात है हम लोग डायग्राम दिखाएंगे दोस्तों, या फिर कोई भी चीज हम हाईलाइट कर देते हैं या फिर कोई भी टॉपिक का हेडिंग डाल देते हैं अच्छा सा, तो वो चीज आंसर में अलग से ट्रैक करती है, क्योंकि हम लोग जो चीज सही शो करना चाहते हैं वो हमें आराम से दिख जाता है। अगर सिर्फ हम लोग डायरेक्ट ब्लू पेन से लिखते हैं तो हमें उसे रीड आउट करने का एग्जाम वाले पे इतना टाइम नहीं होता कि आपके हर क्वेश्चन के आंसर को एकदम ब्रीफली पढ़ेगा, क्योंकि उनके पास और भी आंसर शीट चेक करने के लिए होती है। तो दोस्तों जितना हो सके अपने आंसर को शॉर्ट में और ऐसे ही डायग्राम के थ्रू शो कीजिएगा, जिससे कि आप लोग अपने आंसर को दिखा सकें और एग्जामिनर को भी जब चेकआउट करे वो तो उनको दिक्कत ना आए, कि इसलिए भी ना आए क्योंकि आपका आंसर वो जो उसने पूछा है आपने एकदम बहुत अच्छे तरीके से शो किया होगा, इसमें तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के जैसे कि आपने पीछे पढ़ा, फिजिकल है, बायोलॉजिकल है, राइट, और तीसरा है आपका कल्चरल। जो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जिसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे ब्रीफ कर दिया है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पहला देख लूं फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक, तो फिजिकल कंपोनेंट्स में क्या क्या आ जाते हैं, लैंड, एयर एंड वाटर। ठीक है, ये 3 चीज आपकी फिजिकल में आ जाती है, जो कि फिजिकल में रिलेटेड हो जाएगा कि जितना भी आपकी लैंड, आपकी जमीन से रिलेटेड, आपके हवा और पानी से रिलेटेड जितनी भी चीज आ जाती है आपके पर्यावरण में, वो एक हमारा फिजिकल कंपोनेंट में माना जाता है। ठीक है, दूसरा अगर मैं आपको बोल दूं तो दूसरा आपका बायोलॉजिकल होता है, जिसमें आपके ऐड हो जाते हैं प्लांट्स और एनिमल। ठीक, इसे भी आप डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं कि बायोलॉजिकल है तो यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल है, जिससे कि आप लोगों का एक ये भी तरीका है। अदरवाइज जिस तरीके से मैंने इसमें आपको एक्सप्लेनेशन करके दिया हुआ है, अगर आप इस तरीके से एग्जाम में लिख देंगे तो भी आंसर सही लिखा होगा। तीसरा है आपका कल्चरल। कल्चरल कंपोनेंट में आपके क्या आ जाते हैं, कल्चरल कंपोनेंट में आपके आ जाते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मोरल एंड वैल्यू ऑफ लाइफ, रिलीजन, इंडस्ट्री। कल्चरल में जितनी भी पॉलिटिकल से रिलेटेड हमारी या फिर किसी मोरल से रिलेटेड या हमारी लाइफ में जितने भी तरीके अलग अलग रिलीजन है, बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, इसलिए मैंने एक्सेट्रा लिखा है। जितनी भी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, जितने भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड आ जाते हैं, वो सब हमारे कल्चरल कंपोनेंट में ऐड हो जाते हैं। वो इसलिए ऐड हो जाते हैं क्योंकि इन सब का पर्यावरण आपका एक टॉपिक है, बट उनमें भी हर चीज अलग अलग तरीके में बांटी गई है, क्योंकि इसमें अलग कंपोनेंट में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये वो 3 इंपॉर्टेंट है, 4 मैंने आपको पीछे लिख के दिखाया था, पर ये 3 इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पेपर में आए तो आप लोग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में लिखकर और इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट के आपके नेक्स्ट टॉपिक के, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट आपका कितने टाइप से होते हैं, जैसे कि आपने इसमें फिगर देखा हुआ है, तो इसमें आपको दिख रहा है कि 6 तरीके का होगा। तो आपके ऑब्जेक्टिव टोटल कितने होते हैं, 6। पहला देखते हैं एटीट्यूड के बारे में। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका होता है नॉलेज। तीसरा ऑब्जेक्टिव है आपका स्किल। चौथा है आपका पार्टिसिपेशन। पांचवा आपका इवैल्यूएशन एबिलिटी के बारे में डिस्क्राइब करता है, और लास्ट है आपका अवेयरनेस के बारे में। ठीक है, तो ये 6 स्टेप हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट में होते हैं। कभी कभी इसे लर्न करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो लोग नहीं, स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत आती है कि ये 6 पॉइंट ऐसे इजी वे में याद हो जाए। तो दोस्तों आप लोग एक स्मॉल से ट्रिक लगा सकते हैं कि आप इन सब का जो से पहला लेटर है, इनको आपस में जोड़ के कोई ऐसा शब्द बना लें जो आपको याद होने में मदद हो जाए। ठीक है, ठीक, तो मैं आपको हिंट के नाम पे बता देती हूँ। जैसे कि एक आप अगर सबका फर्स्ट लेटर ले लेंगे तो फर्स्ट लेटर से आप लोगों का एक अलग से इसमें बन सकता है, जो आप लोग याद करके जा सकते हैं पेपर में।
जैसे अगर मैं बोल दूं पीस का, ठीक है, पीस का मतलब ऐसे पी मतलब आपका आ जाएगा इसमें पार्टिसिपेशन, ई मतलब इवेल्युएशन एबिलिटी आ जाएगा, इवेल्युएशन एबिलिटी इसमें भी बेनिफिट है, और आपका ए का मतलब क्या हो जाएगा, अवेयरनेस, ठीक है। एस का मतलब आप स्किल याद कर लेंगे, और के का मतलब आपको नॉलेज, और ए का मतलब एटीट्यूड। मतलब आप लोग अगर पीस का याद कर लेंगे तो आपको इजी ये पड़ जाएगा कि आप ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट का कौन से 6 टाइप से, उसके कौन कौन सा आपका नाम क्या था, वो आपको भूलने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप इसका ये शॉर्ट ट्रिक में याद कर लेंगे तो आपको इतना याद रहेगा कि हाँ, पी से पार्टिसिपेशन था, ई से इवैल्यूएशन था, ए से आपका अवेयरनेस या एबिलिटी जो आप लगा ले, और एस से स्किल, और के से क्या, नॉलेज। तो एन से क्या हो जाएगा आपका, नॉलेज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट, जो मैंने आपको पीछे 6 टाइप बताए हैं कि आपका इंपॉर्टेंट है, और वो किस तरीके से आपको ट्रिक वाइज याद करनी है। तो उसके बाद जैसे ही आप लोग उसका डायग्राम थ्रू कर लेंगे, फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है कि उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा लिखना है। ये क्वेश्चन आपका नॉर्मली आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है कि आपको एनवायरनमेंट के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसी तरीके से अपना क्वेश्चन करेंगे जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा लिखकर, और उसके कितने टाइप्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं, या फिर कौन कौन से टॉपिक हैं जो उनके हैं, तो आपको पहले डायग्राम बना के उसके बाद 1 बाय 1 करके थोड़ा थोड़ा उनके बारे में समझाना है। तो चलिए पहला देखते हैं, एन अवेयरनेस ऑफ एन सेंसिटिविटी टू द टोटल एनवायरनमेंट एंड इट्स एलाइड प्रॉब्लम। जैसे कि आपको देखकर ही पता चल रहा है कि अवेयरनेस के ऊपर है ये, ठीक है। तो अवेयरनेस में आप ये लाइन लिख देंगे। दूसरा है नॉलेज गेन, दूसरा किसके ऊपर है, नॉलेज के ऊपर है। नॉलेज गेन अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्वायर अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इट्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम। तो नॉलेज क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल जाता है इसमें नॉलेज, तो नॉलेज एक तरीके से आपका एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। जैसे कि अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ का ज्ञान लेना है, तो अगर आपको उस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा तो वो आपके एक तरीके से नॉलेज को बढ़ाएगा और आपके एक्सपीरियंस को भी इंक्रीज करता जाएगा। और इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पर्यावरण को लेके हो जाएगी, जिससे कि हम लोग क्या हो जाएंगे कि हम लोग जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसे इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड एक्वायर्स अ सेट ऑफ वैल्यू एंड फीलिंग ऑफ कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट एंड द मोटिवेशन फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन एनवायरनमेंट इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन। तो आगे जैसे कि आपका एटीट्यूड, आपका एनवायरनमेंट को लेके कैसा रवैया है, वो आप लोगों को इसमें बताना है कि हमारी मनोदृष्टि से लेकर क्या है। क्योंकि पर्यावरण की मनोदृष्टि से देखा जाए कि जितने ही आप लोग एनवायरनमेंट को इम्प्रूवमेंट और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए, और इन सब एनवायरनमेंट को सुरक्षित करने के लिए लोगों को एक्टिव करवाना चाहिए, जिससे कि वो लोग एनवायरनमेंट से जागरूक हो पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 4th पे। 4th है हमारा स्किल, ठीक है। स्किल एक्वायर फॉर सॉल्विंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जब पर्यावरण से जितनी भी समस्या है उसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब कौशल को अधिक ग्रहण करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में एनवायरमेंटल मेजर एंड इवैल्यूएशन प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एस्थेटिक एंड एजुकेशनल फैक्टर। सबसे पहले तो दोस्तों इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। इवैल्यूएशन क्या होता है, मूल्यांकन करना, ठीक है। मतलब अगर हम बोलें तो एक तरीके से हम पर्यावरण का मूल्यांकन कर रहे हैं, जिससे कि हम उसके मेजर के बारे में आपको बताएंगे। जैसे कि आप लोग आपको एनवायरनमेंट के आप उसकी कैसे ही मूल्यांकन कर सकते हैं, और कैसे ही आप इवैल्यूएशन के प्रोग्राम को लॉन्च कर सकते हैं, उनकी परिस्थिति को कैसी, उसकी अवधि को आप पर्यावरण से मेजर कर सकते हैं। उसके लिए कुछ टर्म्स दे रखे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे हम सामाजिक से लेकर इकोनॉमिक से रिलेटेड और अपने कुछ एजुकेशनल के फैक्टर से रिलेटेड हम अपने एनवायरनमेंट का इवैल्यूएशन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट है आपका पार्टिसिपेशन। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट में जब तक आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को स्कूल में किसी चीज़ में भाग लेना है। पार्टिसिपेट का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि आप लिखा है पार्टिसिपेशन प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व
एट द लेवल इन वर्किंग टॉवर्ड्स द रिसोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। जैसे कि क्या है कि पार्टिसिपेशन हमें एक मौका दे देता है किस चीज़ को, कि हमारे जो काम करने के तरीके के जो लेवल है उसको वो एनवायरमेंटल उसको बढ़ाए और जो प्रॉब्लम चल रही है उसका रिसोल्यूशन कर दे। गाइज मतलब एक ही एनवायरमेंटल की जो समस्या है, पर्यावरण की जो समस्या है उसका रिसोल्यूशन कर दे, उसके लिए हमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिससे हम उससे भाग को पार्टिसिपेट करेंगे, एनवायरमेंटल की जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करेंगे, तो उसका क्या होगा, हमारे एक तरीके से काम करने का लेवल दिन पर दिन बढ़ता जाएगा और वो अच्छा भी होता जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये 6 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि जब आपका पर्यावरण के ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछेगा तो आप लोग एग्जाम में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आपका पर्यावरण का उद्देश्य चाहे आप कह लें, ठीक, उद्देश्य हो गया ऑब्जेक्टिव का मतलब, तो आप लोग जब भी पर्यावरण के उद्देश्य के बारे में आएगा तो ये 6 पॉइंट आप लोग डिस्क्राइब कर दीजिएगा और इनके बारे में लिखना जरूरी है। क्योंकि अगर ये शॉर्ट में आएगा तो आप सिर्फ इनके नाम बता दीजिए। वेरी शॉर्ट मतलब वेरी शॉर्ट में, क्योंकि 2 नंबर से ज़्यादा होता नहीं है, और वेरी शॉर्ट में 2 नंबर में आप 1 वर्ड लिख कर भी छोड़ सकते हैं और उनके टाइप्स भी लिख के छोड़ सकते हैं। उसे डिस्क्राइब करने की वेरी शॉर्ट में ज़रूरत नहीं है। मैं आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को लगता है कि वैसे तो मैंने अपने चैनल पे आपके लिए लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट की वीडियो डाल दी है, और गांधी जी की नई तालीम के भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं जो कि नया सब्जेक्ट है, और वो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डाल दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी गाइस तो उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, नहीं तो अदरवाइज मेरे चैनल पर जाके आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ये सारी की सारी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है। हर एक क्वेश्चन हर एक के लिए मैंने बहुत अच्छे से आपका सर्च वर्च करके उसके अकॉर्डिंग ही मैंने वीडियो बनाई है, जिससे कि आप लोगों को हेल्प हो जाए और आप लोगों को इतनी मेहनत ना करना पड़े कि कौन सा क्वेश्चन कब कहाँ आता है। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि एक ही वीडियो में आप लोगों के लिए सब अच्छे से कर दूं। तो ये जो आपका मैं मैराथन क्लासेस इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि इन्वायरमेंटल के लिए बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हो जाते हैं और अलग अलग वीडियो लाने में और उसे बनाने में और रेडी करने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए एक ही साथ थोड़ा टाइम लेकर 1-1 घंटे के 2 पार्ट में इजीली से आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है दोस्तों, मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम हमारा नेक्स्ट है। अभी तक जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, अगर आपको ये नॉर्मली बोल दिया जाए कि फर्स्ट है तो फर्स्ट आपका टॉपिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है, उसके मैंने प्रकार आप लोगों को करा दिए। चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे उसके टाइप्स हो, या आपके कंपोनेंट्स, या फिर उसके ऑब्जेक्टिव, वो मैंने 1 बाय 1 करके इसीलिए ईजिली से शो कर दिए जिससे कि आपको एग्जाम में उसकी दिक्कत ना आए और कि उसमें सिंगल आ जाए। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक अगर जो सबसे ज़्यादा पेपर में आता है लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, ये वो क्वेश्चन है जो आपके तीनों पूरे पेपर में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट है आपका मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम इज कंसिडर्ड अ यूनिट ऑफ इकोलॉजी। मतलब अगर आप लोगों को वेरी शॉर्ट में एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इकोसिस्टम क्या है, व्हाट इज इकोसिस्टम, या फिर डिफाइन इकोसिस्टम, तब आप लोग क्या लिखेंगे, इजीली से ये आंसर लिख सकते हैं कि इकोसिस्टम इज कंसीडर्ड अ यूनिट ऑफ इकोलॉजी। मतलब इकोसिस्टम एक ऐसी परिस्थिति को इकाई माना जाता है। आप लोग तो आपका क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी एक इकाई माना जाता है। ठीक है, इकोसिस्टम को इन हिंदी में। अदरवाइज आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ये वेरी शॉर्ट में आप इतना सा नॉर्मली आंसर लिख सकते हैं कि इकोसिस्टम किसको कंसीडर करता है दोस्तों, अ यूनिट ऑफ इकोलॉजी। एक इकाई, इकोलॉजी की एक इकाई को कंसीडर करता है हमारा इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये आपके वेरी शॉर्ट में नॉर्मली पूछा जा सकता है, तो आप बस इतना सा ही आंसर लिख के छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर मीनिंग आएगा तो क्या लिखेंगे, द वर्ड मीनिंग, इको मीन्स इन्वायरमेंट, लॉजी मीन्स साइंस एंड सिस्टम, refers to the interaction and interdependence of organism and environment। ठीक है, तो नॉर्मली पर्यावरण शब्द का निर्माण कैसे होता है, 2 शब्द से मिलकर हो गया है। पहला है इको और दूसरा है लॉजी, जिसका अर्थ आपको मिल जाएगा दोस्तों। इको का मतलब होता है आपके चारों ओर, इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट का मतलब ही वही है कि आपके चारों ओर है, और लॉजी का मतलब इसमें साइंस और सिस्टम के अकॉर्डिंग बता दिया है, जैसे कि चारों ओर से जो घिरा है। ठीक है, तो
तो इसमें जो हमारे जितने भी भौतिक हो जाते हैं, रासायनिक और जैविक कारक जो होते हैं, उसमें एक इकाई होती है दोस्तों। और ये जीवन की जो धारी और हमारी जो इंटरडिपेंडेंस है उसको प्रभावित करते हैं और उनके रूप, उनके जीवन और जीविता को तय भी करते हैं। ये हमारे ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट की मीनिंग है। ठीक है, अगर मैं आपको सामान्य अर्थ में बताऊं, मतलब इजी फॉर्म में बताऊं, तो एक तरीके से ये हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला होता है, जिसमें आप सभी जैविक और अजैविक तत्वों को, मतलब आप लोग लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसमें इनकी घटनाओं में आप लोग निर्मित कर सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, हमारे चारों ओर व्याप्त हो जाते हैं, मतलब चारों ओर घुल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जब भी वर्ड मीनिंग आए तो आप बता दीजिएगा कि ये कहाँ से है और ये वर्ड अलग अलग में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसका क्या मतलब होता है। आई होप आप लोगों को ये वाला मीनिंग इजी से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की परिभाषा बतानी है। पर्यावरण इकोसिस्टम से रिलेटेड ही होता है दोस्तों। तो चलिए, एक टॉपिक यह रहता है कि अगर आपका इस फॉर्म में आएगा तो आप लोग क्या करेंगे। इकोसिस्टम और बायोमी डिस्क्राइब अ सिंगल एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम और बायोमी एक ही वर्ड है। ये क्या डिस्क्राइब करता है, एक सिंगल, मतलब हमारा एक सिंगल पर्यावरण को दर्शाता है। और एवरी लिविंग बायोटिक ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग अ बायोटिक फैक्टर दैट इज कंटेन्ड विद इन इट और कैरेक्टराइज इट। एन इकोसिस्टम एम्बॉडीज एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल हैबिटेट इंक्लूडिंग ऑल इंटरेक्शन between its different elements। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आपको सिंपल वे में अगर ये आपको बोल दूं, तो जैसे इन्वायरमेंट, अगर इकोसिस्टम आप बोलना चाहें तो आप ये लोग आराम से बोल सकते हैं कि जो हमारे चारों तरफ जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, मतलब हमारे चारों तरफ जो वातावरण है, जैसे सारे के सारे जीव जंतु हो जाएंगे, पेड़ पौधे, प्रकृति, मनुष्य, हवा, पानी, मतलब ये सारी चीज़ें और आदि जो आपके तत्व, जितने भी एलिमेंट सम्मिलित हो जाते हैं, एक तरीके से गाइस दोस्त, इन्हीं को एनवायरनमेंट बोला जाता है, जो ये सब चीज़ें आपस में सम्मिलित हो जाती हैं। ठीक है, और नॉर्मली आपको जैसे पता है, पर्यावरण और एनवायरनमेंट एक फ्रेंच वर्ड है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, जिसका मतलब ही होता है हमारे आसपास या फिर वातावरण। आसपास का वातावरण आप लोग एनवायरनमेंट को बोल सकते हैं कि ये एक फ्रेंच वर्ड है। ठीक है, और ये फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब, जैसे एक फ्रेंच वर्ड कहाँ से आया था, तो उसका मतलब क्या था, एनवायरन्स। उसका मतलब ही क्या होता है, हमारे आसपास का वातावरण। ठीक है, ये आपके इंग्लिश वर्ड में हो जाता है कि एक फ्रेंच वर्ड है। अगर हिंदी वाले स्टूडेंट्स को मैं बोल दूं कि अगर आपको हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में बता सकते हैं इजी फॉर्म में कि एनवायरनमेंट को 2 शब्दों में बांटा गया है, परि प्लस आवरण में। ठीक है, परि प्लस आवरण में बांटा गया है। इसका मतलब ये हो जाता है कि हमारे चारों ओर से हमें घेरा हुआ है। ठीक है, घेरा हुआ बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए ढका हुआ है, तो ये सब आप बोल सकते हैं कि ये पर्यावरण होता है। ये आप मीनिंग में भी लिख सकते हैं कि परि प्लस आवरण का मतलब हो जाता है, हिंदी स्टूडेंट्स के लिए है ये, कि जब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आप बता देंगे। और इंग्लिश में एक फ्रेंच वर्ड है एनवायरनमेंट, उसका मतलब ही क्या होता है, सराउंडिंग। ठीक है, हमारा आसपास का वातावरण। तो इजी फॉर्म में आप लोगों को आई होप अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि एनवायरनमेंट उसे ही बोला जाता है जो हमें चारों ओर से घेरा हुआ होता है या फिर चारों ओर से ढका हुआ होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब हम लोग इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स करेंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे तो आप लोग ये नॉर्मली है, इन्वायरमेंट कोई इतना पहली बार सब्जेक्ट नहीं है, पहले से ही आप लोग इन्वायरमेंट का मतलब तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे, इन लोगों की परिभाषा तो सभी जानते होंगे। बट मैं अगर आपके इनके कंपोनेंट के बारे में बात करूं, ठीक है, मतलब अगर इसके मैं आपको प्रकार बताऊं तो मैक्सिमम वैसे तो आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड काफ़ी हैं, बट इसमें आप लोगों को तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं जो कि आप लोगों के
पर्यावरण में बांटे गए हैं। तो वो 3 टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कोशिश करूंगी कि अच्छे से समझा दूं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं जल्द से जल्द इनकी शॉर्ट वीडियो करके मैं आपकी हिंदी मीडियम में इनके लिए लेकर आ जाऊंगी कि आपको किस तरीके से लिखना है। बाकी मैं इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगी कि हर शब्द में थोड़ा शुद्ध हिंदी बोलूं और शुद्ध हिंदी इनकी लिख दूं कि किसका मतलब क्या होता है। तो पहला कंपोनेंट है आपका एनर्जी कंपोनेंट। ठीक है, तो चलिए पहला है आपका एनर्जी कंपोनेंट्स। एनर्जी कंपोनेंट्स का हिंदी में आप लोग कह सकते हैं ऊर्जा संघटक। ठीक है, ऊर्जा संघटक है। अब ऊर्जा संघटक में आपका एनर्जी कंपोनेंट्स में रेडिएंट एंड फिक्स्ड एनर्जी, मतलब इसमें आप लोगों के सौर ऊर्जा के ऊर्जा घटक के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। मतलब अगर ऊर्जा घटक एनर्जी कंपोनेंट के बारे में होगा तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि ऊर्जा घटक में क्या आता है, सौर ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को ऊर्जा संघटक। मैं इसीलिए बोल दे रही हूँ दोस्तों, जिससे कि अगर आपको मेरे लिखने में कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मेरे वर्डिंग को सुन के समझ लीजिएगा। ठीक है, के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एनर्जी कंपोनेंट्स में आपके रेडिएंट एंड फिक्स्ड एनर्जी, मतलब इसमें आप लोगों के भूतपीय ऊर्जा और ऊर्जा संघटक के बारे में इंक्लूड हो जाते हैं। सोलर एनर्जी ऐड हो जाती हैं आप लोगों के एनर्जी कंपोनेंट में। दूसरा है आपका फिजिकल कंपोनेंट में। फिजिकल कंपोनेंट में आप बोल सकते हैं भौतिक या फिर अजैविक संगठन, क्योंकि इसमें आपको फिजिकल, जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया हुआ है दोस्तों कि फिजिकल और बायोलॉजिकल एक तरीके से आपको अबायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो फिजिकल कंपोनेंट में को हिंदी में अगर नॉर्मली बोलूँ तो आप बोलेंगे भौतिक या फिर अजैविक संगठक। ठीक है, तो फिजिकल कंपोनेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? लैंड, वाटर, एयर एंड सनलाइट। ठीक, इसमें आप लोगों के इसमें आप लोगों के वायु, ठीक है, स्थल, जल, ठीक है, आदि, मतलब ये सब चीजें जो आपके किसमें ऐड होती हैं आपके फिजिकल कंपोनेंट में। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल कंपोनेंट। बायोलॉजिकल कंपोनेंट आप लोग इसे कह सकते हैं जैविक। फिजिकल आपका अजैविक संगठक होता है और बायोलॉजिकल आपका जैविक संगठक होता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट में आपके प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का इसमें पादप, मनुष्य समेत किसका, जंतु तथा सूक्ष्म जीव। ठीक है, जंतु तथा आपके सूक्ष्म जीव इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, मतलब इसमें ऐड हो जाते हैं, ये आप लोग लिख सकते हैं। तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स वो होते हैं जिसमें आप लोगों को नहीं सिर्फ आप लोगों का इसमें प्लांट्स और एनिमल इंक्लूड होते हैं, बल्कि ह्यूमन बींग्स में इंक्लूड हो जाते हैं। ये आपके बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में होते हैं। और इसके रिलेटेड को एग्जांपल है वो आप लोग अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जो मैंने आपके पीछे समझा भी रखा है, और नहीं तो मैंने एक सिंगल वीडियो बना रखी है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट पे, आप एग्जांपल वहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने कोशिश तो यही किया कि आप पूरा इतना भी लिख देंगे तो भी आपको 3 मेजर कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इजी फॉर्म में अगर मैं आपको बता दूं तो फिजिकल एक तरीके से आपका अबायोटिक कंपोनेंट होता है, इन इंग्लिश में जिसे मैंने बता दिया था अजैविक, तो ये आपका अबायोटिक होता है, और बायोलॉजिकल आपका एक बायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूड होता है। ठीक है, ठीक, आई होप आप लोगों को ये 3 कंपोनेंट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। गाइस, इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में
अगर आप लोगों को इजी फॉर्म में मैं आपको इन सब के बारे में डिस्क्राइब कर दूं तो आप ये सब भी लिख सकते हैं इसमें। जैसे मैं अगर आपको बोलूं फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है, फिजिकल कंपोनेंट्स में आप लोग ये बता सकते हैं कि इसमें फिजिकल कंपोनेंट्स, वैसे फर्स्टली आपको ये जरूरी है जानना दोस्तों कि होता क्या है, ठीक। तो आप लोग इसे बता सकते हैं नॉर्मली। ये तो सिर्फ चलो फिजिकल कंपोनेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है वो लिखा है मैंने, क्योंकि इतना लिख सकते हैं, बट वो होता क्या है तो आप ये बता सकते हैं कि इसमें जो ये वायु है, ठीक है, स्थल है, जल है, ठीक, इन तीनों का जो मिलकर परितंत्र होता है उससे क्या होता है दोस्तों, इन सब के तीनों के मिलकर एक तत्व बन जाता है, ठीक है, जो कि क्या होता है कि हमारे फिजिकल कंपोनेंट को सफलता की ओर, मतलब उनकी बनावट हो गई या जीवन के चक्र या फिर कुछ किसी भी तरीके का व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं इन तीनों चीजों से, ठीक है। तो जीवन के विकास में अगर आपको फिजिकल कंपोनेंट्स में हमारा बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूँ तो फिजिकल कंपोनेंट्स में इन तीनों का, ठीक है, वायु, स्थल और जल, इससे क्या होता है हमारे फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसका बहुत ज़्यादा व्यवहार में फर्क दिखता है, ठीक है। और नॉर्मली अगर बायोलॉजिकल में मैं आपको बता देती हूँ, बायोलॉजिकल नॉर्मल मैंने आपको बोल दिया कि जैविक संगठक होते हैं, तो मैं आपको बोलूँ कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग्स हो गया। नॉर्मली अगर दूसरा बात बोलूँ तो प्लांट हो गया, ठीक, प्लांट पहला हो जाता है, दूसरा हो जाता है ऑर्गेनिज्म और तीसरा हो जाता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। मतलब प्लांट हो गया आपका पादप से रिलेटेड, ऑर्गेनिज्म आपके जीव हो जाएंगे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आई थिंक, हाँ, सूक्ष्म जीव कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपकी किस में आ जाती है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में, ठीक। तो जैसे आपको पता है कि, ठीक है, जैसे फिजिकल कंपोनेंट्स मतलब आप लोगों का इंक्लूड होता है, तो एक तरीके से, सॉरी गाइस मैं बायोलॉजिकल बता रही थी, बायोलॉजिकल कंपोनेंट में जैसे पहला पार्ट है आपका प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो पौधे क्या होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि पौधे ही हमारे क्या होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं जो निर्माण करते हैं हमारे उपभोग पौधे को, ठीक है। इससे क्या होता है, जिससे कि हमारे मानव की जो जितनी भी लाइफ होती है, मतलब ह्यूमन की लाइफ आप बता दें तो सूक्ष्म जीव बता देते हैं, चाहे ये अलग अलग तरीकों से इसमें संभव हो जाता है। जैसे हम क्या करते हैं कि हमें हर पौधे से अपना आहार मिल जाता है, ठीक है, हम अपने पौधे को अच्छे से तैयार करेंगे तो उससे हमें अपना आहार मतलब स्वयं तैयार करते हैं। ये लोग फोटोसिंथेसिस आप लोगों ने इंक्लूड किया हुआ है कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, और किस तरीके से बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। दूसरा है जीव, ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो आप लोगों को पता है कि इसके क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म में भी आपके 3 तरीके के टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें ऑर्गेनिज्म में आप डिस्क्राइब करेंगे तो अगर आपको लिखना है तो सैप्रोफिट्स हो जाते हैं, दूसरा पैरासाइट्स हो जाता है और तीसरा आपका हो जाता है होलोजोइक के ऊपर, ठीक। दोस्तों मैं एक काम करूंगी, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम का एक सिंगल वीडियो बनाऊंगी पूरा डिस्क्राइब करके। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि एक मैराथन क्लास है, कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझा दूँ, बट मैं एक सिंगल वीडियो इसकी जल्द से जल्द अपलोड करूँगी जिससे कि आप लोगों को हेल्प हो जाए। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करेंगे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द सबकी मैराथन क्लासेस लेकर आऊँगी आपकी हेल्पफुल हो जाने के लिए, ठीक है। और लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक। चलिए हमें बताने वाली थी कि जीव में आपके क्या हो जाते हैं, 3 तरीके के प्रकार और ऐड हो जाते हैं, ठीक है। सैप्रोफिट्स आ जाते हैं, सैप्रोफिट्स हो जाता है, दूसरा पैरासाइट हो जाता है और तीसरा हो जाता है आपका होलोजिक। वैसे इतना नहीं पूछा जाता, बट आप लोगों को अगर लिखना है तो आप ये 3 पॉइंट के बारे में, इसको मृतजीवी कहते हैं, इसको परजीवी और इसको शायद प्राणी समाभोजी भी कहते हैं। एक बार आप सर्च कर लीजिएगा होलोजोइक का, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। होलोजोइक में मैक्सिमम आप लोगों का, जैसे कि होलोजोइक वो हो जाते हैं कि जो अपना जो आहार है, मतलब जो अपना जो खाना है वो कि अपने कहाँ पे मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। और परजीवी में क्या होता है कि ये तो अपना जीवित
जीवों पर निर्भर होते हैं। अन्य जीवों के मतलब ऐसे परिजीवी हो जाता है। अमृत जीवी तो ये जो मरे हुए पौधे हो जाते हैं, ठीक है, उनसे जो कार्बनिक यौगिक निकलते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो चीजें निकलती हैं, वो उनको प्राप्त करने के लिए मृत जीवी अपना खाना बनाते हैं। तो ये 3 चीजें आपके इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। और तीसरा जैसे आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसमें इसमें आपके मृत पौधे, जंतु हो जाते हैं और जैविक पदार्थ जिसमें से सड़ा गला जो भी हमें वियोजित कर देता है, उसके दौरान ये अपना आहार भी ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। और साथ में इसमें क्या करते हैं कि पौधे अपना उपलब्ध कराते हैं, तो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं इसमें, ठीक। और नॉर्मल मैं आपको बता दूं ऊपर एनर्जी कंपोनेंट्स का आपका एक टॉपिक ये भी रह गया है कि एनर्जी कंपोनेंट्स में आपको बढ़ाना हो, तो एनर्जी कंपोनेंट्स आप लोग एक तरीके से क्या लिख सकते हैं, जो कि सूर्य से प्राप्त करता हो ऊर्जा, सौर ऊर्जा खलती है, ठीक है। एनर्जी कंपोनेंट का मतलब ही दोस्तों वही हो जाता है कि जो सूर्य से प्राप्त करता है, ठीक है, सूर्य से प्राप्त करता है, ठीक। ये आपके किसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो गया। तो एनर्जी में आप लिख देते हैं जो सूर्य से प्राप्त करता है ऊर्जा, सौर ऊर्जा खिलते उसे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट में कोई प्रॉब्लम और कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इन्हें समझने में। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये टॉपिक ज़्यादा लंबा हो गया है, पर ये टॉपिक आपका जब एग्जाम में आएगा तो इसका ये है कि साफ साफ दोस्तों कि इसके बारे में आप काफ़ी हद तक पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं एग्जाम में, कि आप लोग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम से पहले इकोसिस्टम की मीनिंग के बारे में और डिफाइन भी कर सकते हैं अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो, ठीक है। अदरवाइज शॉर्ट में आता है तो भी आप लोग इसका कम से कम मीनिंग लिख दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 ब्रीफ करके अच्छे से समझा सकते हैं कि इसमें किस तरीके से क्या क्या ऐड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम आप लोगों को क्या करना है, इकोसिस्टम के घटक के बारे में लिखना है। तो जब घटक के बारे में पूछेगा तो 1 बाय 1 आप किस प्रकार से वो कार्य करते हैं ये हमें बताना है। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन वी कंसीडर फॉलोइंग एक्सेप्ट। इकोसिस्टम को हम लोग उसके समस्त घटक मिलाकर निम्न प्रकार कार्य करते हुए देखेंगे। जैसे कि पहला आपका है प्रोडक्टिविटी, दूसरा डीकम्पोजिशन, तीसरा एनर्जी फ्लो और चौथा है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके इसका डिस्क्राइब करती हूँ कि जब आप लोग फंक्शनिंग का इन चारों का क्या मतलब है, और अगर इन चारों का आएगा तो आप उसके अंदर किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और क्या क्या टॉपिक लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहला बता देती हूँ। पहला आपका क्या है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है दोस्तों, उत्पादक, ठीक है। तो आपका प्रोडक्टिविटी पहली बात तो होता क्या है, जैसे वो उत्पादक मतलब उसका अर्थ ये होता है कि जो भी हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं उनके जो प्रकाश का हम लोग संश्लेषण करते हैं भोजन द्वारा, वो लोग निर्माण करते हैं। मतलब ये है कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधे पर जो सनलाइट पड़ती है वो अपना भोजन किससे तैयार करते हैं, अपने सनलाइट के द्वारा। उसे हम लोग उत्पादक या फिर प्रोडक्टिविटी कहते हैं। उनके भोजन को प्राप्त करने वाले जो भी जीव पहला आता है उपभोक्ता, वो क्या कहलाता है दोस्तों, शाकाहारी बोल लीजिए या फिर वेजिटेरियन, ठीक है। दूसरा है आपका डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या हो जाता है, डीकम्पोजिशन जो मतलब जो आपके जो फर्स्ट से इंक्लूड होता हो, ठीक है, उसे पोषण देने का कार्य करता है। तो डीकम्पोजिशन आपका एक तरीके से इसमें हो जाएगा जो पोषण देने वाले कार्य करने वाले को हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। ऐसा आप लोग इसमें लिख सकते हैं। लाइक डीकम्पोजिशन जैसे आपको एक तरीके से पता है कि गलन या फिर किसी तरीके की सड़न हो जाती है, जो कि आप लोग इसे जस्ट लाइक आपको अगर खाद बनाने में काम आ जाएगा, वो भी आप लोगों को डीकम्पोज करने के लिए आप लोगों का एक प्लांट में बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, एनर्जी फ्लो, ठीक है। एनर्जी फ्लो मतलब क्या हो जाता है, जो हमें एनर्जी मिलती है या फिर जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसके लिए। तो उसको क्या होगा कि जिसमें हम पौधे के भोजन के पौधे जो हैं वो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं एनर्जी, ठीक है।
और नॉर्मली अगर बोल दिया जाए तो उनकी जितनी भी वृद्धि और विकास में काम आता है, उस तरीके से आपका एनर्जी फ्लो में प्रोडक्टिविटी का भी रोल है। ठीक, नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। इसमें आप लोग ये लिख सकते हैं दोस्तों कि आप लोगों को जो भी जितने भी पौधे और जंतुओं के जो मरने से, ठीक है, जितने भी जीवाणु हो जाते हैं, जीवाणु मतलब वही जितने भी जीव हो गए, ठीक है, कवक हो गया, तो इस समय वायुमंडल में वापस से लौट आ जाते हैं। और इसी प्रकार क्या होता है कि कोई भी जीव अपना भोजन किससे ऊर्जा, पूरी ऊर्जा से अपने में एकत्रित नहीं कर सकते, एक बार में नहीं कर पाते हैं, जबकि उन्हें अपने पोषण के लिए, ठीक है, जैसे अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे के आप उनको दूसरा न्यूट्रिएंट से ऊर्जा दी जाती है, जिससे कि वो अपने वायुमंडल में चला जाता है। ठीक, तो न्यूट्रिएंट साइकिल में आप लोगों को इस प्रकार से क्या हो जाता है, जो भी हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल है, पोषण स्तर है, वो ऊर्जा के प्रभाव को या फिर ऊर्जा के जितने भी उसको क्रम से क्या कर देता है, एक ही दिशा में चलाने लग जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आप लोगों को क्या करते हैं, आई होप मैं एकदम धीरे धीरे आप लोगों को ये समझा रही हूँ, कोई जल्दी नहीं कर रही हूँ। बाकी तो ये मैराथन क्लासेज है, कोशिश कर रही हूँ कि जिस भी टॉपिक को एक्सप्लेन करूँ उसे डीपली से एक्सप्लेन कर दूँ, जिससे कि आप लोगों को इससे रिलेटेड टॉपिक आपको याद रहे कि किस पॉइंट में आप किस तरीके के आंसर लिख सकते हैं और वो आपको एग्जाम में हेल्प कर दे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे का नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फॉरेस्ट रिसोर्सेज। एक तरीके से आज की वीडियो में ये थर्ड टॉपिक है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में देखे जाते हैं। दोस्तों ये टॉपिक अलग अलग करके, बट जो मेन टॉपिक के हेडिंग है वो तो आपका पहला एनवायरनमेंट था, दूसरा इकोसिस्टम से रिलेटेड हो गया, और तीसरा आपका मैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज बताऊंगी। उसके अंदर कितने प्रकार के और कितने क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, बाकी के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ जाते हैं वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों के सामने ला पाऊँ। वो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में पूरा का पूरा आप लोगों के लिए पूरा कर दूंगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, फॉरेस्ट का आपके रिसोर्सेज बताने हैं, उसमें आप लोगों को सबसे पहले मीनिंग, उसके नीड्स और उसके बाद रेमेडीज बतानी है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोग पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट के बारे में। जब आप आएगा तो फॉरेस्ट के आप मीनिंग बोल लीजिए, डेफिनेशन, तो आप उनके पार्ट्स क्या क्या लिख सकते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर इसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ एन एरिया। फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी। इसका मतलब ये है, ठीक है, मतलब आपके महत्वपूर्ण अवयव के बारे में, आपके कंपोनेंट्स के बारे में पूछा जाएगा फॉरेस्ट, तो आपको मैं बता देती हूँ। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर एसेंशियल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ एन एरिया। इसका मतलब ये है दोस्तों, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक क्षेत्र में जो कि वन और वन जीव है, हम लोग वाइल्ड लाइफ को क्या कहते हैं, वन्य के जीव। ठीक है, उसके एक क्षेत्र में जितने भी आपके इकोलॉजिकल संतुलन है या फिर इकोलॉजिकल बैलेंस है, ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसेंशियल का मतलब जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी भी है। फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। फॉरेस्ट क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अवयव महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारे, चाहे वो पर्यावरण से हो या फिर हमारे इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए फॉरेस्ट। दूसरा है फॉरेस्ट इज इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज डोमिनेटेड बाय ट्रीज देयर स्पीसीज। तो इसमें नॉर्मली बोला गया है कि जो फॉरेस्ट है यानी जंगल, उसके हमारे सबसे महत्वपूर्ण हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, या फिर आप ये बोल दीजिए उनके नवीनीकरण योग्य या फिर ऐसी कोई चीज़ जो पुनः पैदा होने वाली चीज़ होती है, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में होता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज डोमिनेटेड। फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो किसे डोमिनेट करता है, ट्रीज के द्वारा, देयर स्पीसीज के द्वारा। थर्ड है इंडिया हैज़ अ रिच फ्लोरा एंड फोना मच ऑफ विच इज प्रेजेंट इन फॉरेस्ट एरिया। तो इसमें क्या बोला है कि भारत एक तरीके से हमारा बहुत ज़्यादा फ्लोरा एंड फ्लोरा से बहुत ज़्यादा रिच है, इन द सेंस कि जो भी हमारे वनस्पति हो गए, ठीक है, या फिर जीव जंतु हो गए, विच इज़ प्रेजेंट इन फ्लोरा फॉरेस्ट, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, जंगल के क्षेत्र में। ठीक है, जहाँ जहाँ पे जंगल के एरिया के आसपास आप लोगों को फ्लोरा फोना सबसे ज़्यादा पाया जाएगा भारत में। नेक्स्ट है
फॉरेस्ट ऑल्सो हैज़ एस्थेटिक एंड टूरिस्ट वैल्यू एंड सर्व एज जीन रिजर्व ऑफ इम्पोर्टेंट स्पीसीज। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि फॉरेस्ट एक तरीके से आपका एस्थेटिक है, मतलब सौंदर्य है, इसे आप क्या आ जाएगा सौंदर्य, एंड टूरिस्ट मतलब पर्यटन मूल्य भी होते हैं इनके, कितने टूरिस्ट वैल्यूज लिखा हुआ है सॉरी। तो क्या हो जाता है, जंगल एक तरीके से हमारे पास बहुत ही ज़्यादा सौंदर्य एंड पर्यटन वैल्यूज होती हैं, एंड सब एज अ जीन रिजर्व ऑफ इम्पोर्टेंट स्पीसीज, और एक तरीके से उनके कैसे रिजर्व किया जाता है इम्पोर्टेंट स्पीसीज के अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट है इंडियन फॉरेस्ट आर सप्लाई माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इंडियन हमारा जो भारत का जो भी जंगल है वो हमारे कुछ सप्लाई करता है कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, कुछ, ठीक है, जस्ट लाइक माइनर एक तरीके से आपका छोटे की चीज़ के लिए बोला जाता है। तो कुछ छोटी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट में यूज होते हैं, जैसे लाइक कैन, जैसे हो जाएंगे कैंस हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला कैन, गम्स, रेजिन्स, डाइज, टेनिस, लैक, फाइबर और एक्सेट्रा, ये वो प्रोडक्ट्स हैं फॉरेस्ट के जो कि हमारे इंडियन फॉरेस्ट से सप्लाई किए जाते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। ट्राइबल पीपल फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड फूड। ट्राइबल्स पीपल जो जंगल के जो जनजाति आपके लोग होते हैं वो लोग भी कुछ प्रोवाइड कर देते हैं फूड, जैसे ट्यूबर, रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स, मीट्स फ्रॉम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स एंड मेडिकेयर। तो क्या क्या वो लोग अपने लिए क्या क्या प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट से, तो ठीक है, गम्स हो गए आप लोगों के, रेजिन एक तरीके से राल, या फिर आप लोगों ने सुना होगा जिसको पता होगा धूना, वो सब हो जाते हैं, और टेनिस, लेक, फाइबर, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके इंडियन फॉरेस्ट में सप्लाई किए जाते हैं। और ट्राइबल्स लोग क्या क्या अपने लिए प्रोवाइड फूड्स करते हैं, तो उसके लिए आप लोगों के रूट्स, लीव्स हो जाते हैं। ठीक है, आपके जनजातीय लोग, और कुछ बर्ड्स के मीट्स हो जाते हैं, और बाकी के अदर एनिमल्स भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और मेडिकेयर, मेडिकेयर मतलब ये है कि आपकी मेडिसिन से रिलेटेड जो आपकी मेडिकेयर कर सके, ऐसे कुछ प्रोडक्ट आप लोगों के लिए ट्राइबल पीपल प्रोवाइड करा देते हैं जंगल से। ठीक, ये आपके फॉरेस्ट में आप लोग लिख सकते हैं जब ये टॉपिक लॉन्ग में आता है। वैसे ये वाला टॉपिक लॉन्ग में ही आता है और आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में ही ये वाला टॉपिक देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड एंड रेमेडीज ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जैसे कि आप लोगों के एग्जाम में आता है कि उसकी ज़रूरत और उसके उपचार बताने हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन के। फॉरेस्ट आर गिफ्ट ऑफ नेचर। गाइस ये पहली लाइन तो सच ऑब्वियस ही बात है कि जो हमें जंगल मिला है वो हमारा क्या है, गिफ्ट ऑफ नेचर ही है। ठीक है, यहाँ पे जंगल एक तरीके से नॉर्मली अगर आप लोगों को बोला जाए तो एक तरीके से हमें उपहार दिया गया नेचर की तरफ से। ठीक है, देयर ब्यूटी एंड ग्रैंडियर हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड मैन। ठीक, उनकी जो भी सुंदरता है, उनकी शान है, वो हमेशा से क्या एक फैसिनेटेड मैन है, मतलब एक तरीके से आपका बोल सकते हैं आप लोग एक तरीके से कोई भी फैसिनेटेड मैन, जस्ट लाइक कोई भी आकर्षक आदमी बोल दीजिए, या फिर कोई भी दिलचस्प चीज़। ठीक, द फॉरेस्ट ग्रीनरी हैज़ फिल्ड आवर हार्ट विद ग्रेट प्लेजर। फॉरेस्ट की जो हरियाली होती है दोस्तों, वो किससे भर देती है, एकदम हमारे मन को, हमारे दिल को ग्रेट प्लेजर। मतलब नॉर्मली अगर आप लोग कहें तो जंगल एक तरीके से आप लोग जब भी अगर आप लोग हरियाली होते हैं, ऑब्वियसली बात है दोस्तों, जंगल में सबसे ज़्यादा हरियाली पाई भी जाती है, और जब भी जहाँ ज़्यादा हरियाली होती है तो वहाँ हमारा मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हमारा हार्ट एकदम खुशी से भर जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट की ग्रीनरी को देखकर, वहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा होता है कि ग्रीनरी हमारे हार्ट को एकदम बहुत ज़्यादा ग्रेट प्लेजर बना देता है। ठीक है, तो आगे है फॉरेस्ट आर यूज़फुल फॉर मैन। जंगल क्या है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है किसके लिए, मैन के लिए। द कंट्रोल टेम्परेचर, वे क्या कर लेते हैं, वहाँ का टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं। ब्रिंग रेन, बारिश ले आते हैं। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, प्रोवाइड कंपोस्ट एंड मेडिसिनल हर्ब्स एंड वैल्यूएबल टिम्बर एंड फ्यूल। दे प्रोवाइड फूडर टू कैटल्स। ठीक है, जैसे कंपोस्ट आ गया, तो जैसे वो लोग जंगल से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है दोस्तों, हम वहाँ से हम लोगों को अपने वहाँ से खाद प्रोवाइड हो जाता है,
मेडिसिन से लेकर हमें वहाँ पे बहुत सारी हर्ब्स मिल जाती हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि मेडिसिन बहुत तरीके से बनती है, ठीक है, तो मेडिसिन में जैसे आपके बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तुलसी, नीम, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हो जाती हैं जो वहाँ पे हमें इजीली से अवेलेबल हो जाती हैं। और हमें वहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी के लिए इम्प्रूव भी मिल जाता है, ठीक। और वहाँ पे क्या होता है, वैल्यूएबल टिम्बर। वैल्यूएबल टिम्बर क्या होता है? वैल्यूएबल टिम्बर मूल्यवान आपकी एक लकड़ी, जैसे कि आपके जो सबसे ज़्यादा लकड़ी हो, जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे हमारे घर के दरवाजे होते हैं, ठीक है, डोर होते हैं, उन लकड़ियों के भी अलग अलग तरीके की क्वालिटी आती है जो हमें कहाँ से, जंगल से ही मिल जाते हैं, ठीक। और वहाँ पे दे प्रोवाइड फूडर टू कैट, मतलब कि वहाँ पे जो मवेशियों का जो होता है वहाँ पे चारा भी उपलब्ध करा देते हैं। कहाँ पे? फॉरेस्ट पे, ठीक है। तो ये हमारी नीड और रेमेडीज़ में ये होती है, क्योंकि हमें जंगलों से बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, हो जाती है, और रेमेडीज़ इनके उपचार भी हो जाते हैं। ज़रूरत में ये हो जाता है कि दोस्तों हमें वहाँ से ना सिर्फ कुछ भी मेडिकल से रिलेटेड या फिर हमारी कोई मेडिसिन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, बल्कि वहाँ पे उनकी ग्रीनरी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जैसे भी मिल जाती है, तो वो भी हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये आपकी ज़रूरतों में आ जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट से ना सिर्फ आप लोगों को फल्स मिलते हैं और ना ही आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती है, और आपको फ्रेश एयर मिल जाती है, ठीक है। और वैल्यूएबल टिम्बर भी हो जाती है, लकड़ियाँ हो जाती हैं जो आप लोग अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों से यूज़ कर देते हैं। कुछ लकड़ी इस तरह प्रकार होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको खिड़की दरवाजे अलग अलग करके बना सकते हैं। कुछ लकड़ी कुछ लोग अपने खाना बनाने के लिए भी प्रयोग में कर सकते हैं, और कुछ लोग अपना जो भी अपने एनिमल्स के लिए वहाँ से कुछ चारा खिलाने के लिए भी आराम से ले जाया जा सकता है। तो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है दोस्तों। तो मैक्सिमम जो ज़रूरतें हैं वो हमारी फॉरेस्ट से पूरी हो जाती है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और आज की वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, बस ये पार्ट 1 में मैंने कंप्लीट की है दोस्तों, 1 घंटे के आसपास। तो मेरी पार्ट 2 मैं जल्द से जल्द लेकर आऊँगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये मैं इसलिए कोशिश कर रही हूँ ब्रीफ में समझाने के लिए, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प हो जाए कि किस टॉपिक को आने के अकॉर्डिंग। क्योंकि लिखने को तो बच्चे को नॉर्मल चीज़ भी पता है कि फॉरेस्ट क्या है, बट उसमें क्या क्या मेन इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों को इसमें लिखने चाहिए वो मैं बता दूंगी, ठीक है। पार्ट 2 में मैं आप लोगों को डिकम्पोजिशन के बारे में जो सबसे ज़्यादा आता, सॉरी डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताऊंगी जो सबसे ज़्यादा आता है, ठीक। वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया, पॉल्यूशन के मैक्सिमम कोशिश करूंगी कि जितने भी टाइप्स होते हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 करके समझाऊंगी। और 2-4 टॉपिक हैं उसके अंदर जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं, और ये इस इंपॉर्टेंट क्लासेस में मैं ऐड कर दूंगी। तो वीडियो को हमेशा एंड तक देखिएगा दोस्तों। और अगर कोई डाउट है और आपको लगता है कि किसी और चीज़ से रिलेटेड मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जल्द से जल्द मेरा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और लाइक शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये हेल्प हो जाए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।